राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। तो घर में स्कूल भी जाना पड़ता है, 4:30-5 के समथिंग जागते हैं नित्य क्रियाएँ से। मम्मी के साथ थोड़ा हाथ बटाते हैं, स्कूल जाते, स्कूल से आकर के पढ़ाई करते हैं, फिर मम्मी के साथ घर के कार्यों में हाथ बटाते हैं। मतलब रोटी बनाना ये सब आता है? हाँ आता है। कंडे पाथना आता है? और सीखा है कि घर में कंडे तो पत्ते होंगे? हाँ। तो वो सीखे कभी? हाँ मम्मी कभी कभी कहती हैं। मतलब अभी तक पाथना नहीं आता है कंडे, लेकिन पाथ लेती हैं। चलो बड़े, इनके लिए तालियां हो जाए। ये कथा भी कर रही हैं, साथ में अपनी जो मम्मी है उनके हाथ भी बटा रही हैं। कि मुझे अपना बना लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए एक बार। दया कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी दया कीजिए, महारानी दया कीजिए। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए आप सब लोग। ज्ञान का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता है। हमारे साथ 14 साल की 14 वर्ष की प्रियांशी हैं जो कथावाचक हैं, और यहाँ पर महोबा जिले के भरवारा गांव में इन्होंने कमाल की कथा कही है। मैं चाहूंगा प्रियांशी जी का इंट्रोडक्शन लूं मैं, उससे पहले कैमरा चारों तरफ घूम जाए ताकि यहाँ पर जो लोग बैठे हैं, और यही वो प्रांगण है जहां पर प्रियांशी जी ने कथा कही है। तो फिर से मैं वही लाइनें दोहराऊंगा कि ज्ञान का उम्र से कोई ताल्लुक नहीं होता है, और प्रियांशी ने यह साबित कर दिया है। और हम लोग इस वक्त बुंदेलखंड के, या फिर आप कहें महोबा जिले के भरवारा गांव में बैठे हैं। और आप आस्तिक हो सकते हैं, आप नास्तिक हो सकते हैं, लेकिन हाँ, आप कला के कद्रदान जरूर होंगे। तो ये प्रियांशी हैं जो बहुत ज्यादा कलावान है, कथावाचक है। तो प्रियांशी जी से सिलसिलेवार ढंग से बातचीत करते हैं, उनकी जो निजी जिंदगी है, उनके परिवार के जो लोग हैं उनके बारे में भी हम आपको बताते हैं, और ये कथा कैसे करती हैं, स्कूल कब जाती हैं, सब कुछ आपको बहुत कायदे से बताते हैं। तो आप सबका जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है, और प्रियांशी जी आपका भी जनता का राज में बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा मुझे बताइएगा, आपकी उम्र एक तो बहुत छोटी है, जो लोग आपको देखते हैं पहले तो दांतों तले उंगलियां दबाते हैं कि बताइए 14 साल की बिटिया है एक, और वो कथा सुना रही है। तो ये सिलसिला कब से शुरू हुआ, कैसे शुरुआत हुई इसकी? जैसे कथा तो करते हुए 2 वर्ष हो गए हैं, कथा 2 वर्ष से कर रहे हैं हम। उससे पहले भी भगवान के भक्त थे, भगवान की आस्था थी भगवान की लिए, तो 2 वर्ष से तो कथा कर रहे हैं। 2 वर्ष हो गए हैं आपको कथा करते करते। अच्छा, किसने कहा पहली बार कि आपकी आवाज बहुत सुरीली है, आपको यहाँ कथावाचक बनना चाहिए? तो इसमें तो मेरी मम्मी का योगदान है। मम्मी ने मुझसे कहा था, छोटे थे तो भजन गाते थे, तो मम्मी बोलती थी कि तुम्हारी आवाज़ बड़ी प्यारी है, तुम कथा सीखो, बहुत आगे जाओगी। तो इसमें मम्मी पापा का योगदान है। क्या बात है। तो हमारे बुंदेलखंड में, पहली बात मैं बता दूं, हमारा बुंदेलखंड बहुत पिछड़ा था, लेकिन धीरे धीरे संवर रहा है, सुधर रहा है। और हमारी बहन जो प्रियांशी है वो एक जीता जागता उदाहरण है कि वो अपने हर एक क्षेत्र, ज्यादातर बेटे होते हैं जो बुंदेलखंड के बेटे होते हैं, उनके जो माता पिता होते हैं बेटों को पढ़ाते हैं, बेटियों को नहीं पढ़ाते हैं, या अलग विधा में कोई जाना चाहता है तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन प्रियांशी ये कर रही है, मतलब हमारा बुंदेलखंड लगातार आगे बढ़ रहा है, और यूं ही निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। अच्छा प्रियांशी जी, पहले कुछ लाइनें हो जाए, कोई मस्त सा श्लोक, कोई गीत, कोई भजन, ताकि सब लोग जो यहाँ खड़े हैं, हो सकता है सबने आपको सुना हो, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे भी हो 2-4 मेहमान जो अभी आए हैं जिन्होंने ना सुना हो, तो कुछ हो जाए। और एक आप सबसे भी अपील है कि अगर आपको अच्छे भजन लगते हैं तो तालियां जरूर बजाइएगा। एक बार तालियां बजा दीजिए सब लोग पहले। हाँ। देखिए, भगवान से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर आए हैं, भगवान की कथाएं कहेंगे तो भगवान का ही संकीर्तन हम लोग करेंगे। कि मुझे अपना बना लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी कृपा कीजिए,
क्या बात है, तालियां बजा दीजिए एक बार। दया कीजिए, मुझे अपना बना लीजिए, आंचल में छुपा लीजिए, राधा रानी दया कीजिए, महारानी दया कीजिए। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए आप सब लोग। और अच्छा प्रियांशी, जैसे एक आपका जीवन हो गया, आप कथावाचक हैं, आप सबके सामने आती हैं, समा बांध देती हैं, बहुत ज्यादा लोग आपको देखने सुनने आते हैं, दूर दूर से आते हैं, एक आपकी निजी जिंदगी है, तो कैसे इसको आप मैनेज करती हैं? और पहली बात, कौन सी कक्षा में आप पढ़ रही हैं? 8th क्लास में भी पढ़ाई कर रहे हैं। 8th क्लास में पढ़ाई कर रही हैं। अच्छा, हमने पहले ऑडियंस को बताया कि आपकी उम्र 14 साल है, क्या वाकई 14 है, 14 से भी कम है? कम नहीं है। कम नहीं है, 14 ही है। लेकिन आपको देख के लगता है कि 14 से भी कम आपकी उम्र होगी, लेकिन आपको जब लोग सुनते हैं, आपको जानते हैं, तब उन्हें यकीन हो जाता है कि हाँ, आप में बहुत प्रतिभा है। अच्छा, तैयारी कैसे करते हैं? कब कब पढ़ना होता है? कथाएं बहुत सारी हैं, तो कैसे पढ़ती हैं, कैसे तैयारी करती हैं आप? तो कथा घर में रहते समय मिलता है तो स्कूल भी जाना पड़ता है, घर में रहते तो स्कूल का वर्क करते हैं, तो जो समय मिलता है वो कथाओं में ही लगाते हैं, घर में रहते हैं तो। अच्छा, कथाएं कितने प्रकार की होती हैं? ये कथा जी जो भरवारा में थी, वो कितने दिन की कथा थी? कथा हुई तो 7 दिन की श्रीमद् भागवत कथा, सप्ताह प्रायर चल रहा था, तो 7 दिन यहाँ पर कथा हुई है। कथाएं तो देखिए, कथाएं प्रकार नहीं बता सकते, कथाएं हर प्रकार की होती है, छोटी बड़ी, जिसकी जो श्रद्धा है, जितना सुन सकता है, श्रोता के ऊपर डिपेंड है वो तो। अच्छा, एक सवाल और, बहुत सारे लोग हैं, जब आपसे ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे तो आपने बताया कि बहुत सारे लोग हैं जो दान उतना नहीं कर पाते हैं, तो क्या आप वहाँ पर जाती हैं? हाँ, जाते हैं, आते कथाओं में, कहते हैं कि हमारे पास गरीब लोग होते हैं, खेती में इतना नहीं हो पाता है, कुछ लोग कहते, जाते कार्यक्रम करते, एक दिन के करते 3-4 घंटे जाते, लोगों का मन उदास ना हो। क्या बात है। अच्छा, एक चीज़, हमारे बुंदेलखंड की जो बिटियां होती हैं, जो आपकी उम्र की होती हैं, वो कभी खप्पी खेलती हैं, कभी कुछ खेलती हैं, तो क्या आपको समय मिल पाता है खेलने का? हाँ, घर में मिलता है, दीदी भैया लोगों के साथ शरारत करते हैं थोड़ी बहुत। अच्छा, एक प्रेशर भी रहता होगा, मान लो सबके सामने हैं, सब आपको पूछ रहे हैं, आपके पाँव छू रहे हैं, और वहाँ गांव में पता चला किसी ने आपको खेलते देख लिया, तो बताइए किशोरी जी हैं, तो ऐसा भी कभी प्रेशर होता है कि लोग जो बाहर के हैं, जो मुझे देख रहे हैं, तो उनके सामने कुछ अलग तरीके से रहना पड़ता होगा? एक तो गांव में हम लोग ज़्यादा जाते नहीं, घर ही में रहते हैं। क्यों, पापा पाबंदी करते हैं क्या? नहीं, हाँ, पाबंदी नहीं करते, खुद ही नहीं जाते हैं, सोचते हैं कि जो गांव में घूमेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, घर में ही बैठे कुछ पढ़ाई लिखाई करेंगे, घर का काम कुछ भी देखेंगे अपना। गांव में ज़्यादा नहीं जाते, खेलते, जो करना वो घर में करते। जो लोग देखते हैं तो कहते हैं कि चलो कथा तो कर रही है, वो तो घर की निजी जीवन है, जो भी करे। बढ़िया। तो निजी जीवन और इस जीवन को मिलाती नहीं है, वो दोनों जीवन अलग है। और एक चीज और, ऑडियंस को जो कैमरे में हम लोगों को देख रही है, वीडियो देखेगी जो, तो आजकल प्रियांशी जी जो है, और मुझे ऐसा लगता है बचपन से उनकी आदत होगी, जहां कथा में जाती हैं वहां भी इनके पास नोट्स होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ हमेशा पढ़ती रहती हैं। तो अच्छा, ये समय कैसे बांटती हैं दिन का आप, कि स्कूली किताबें कब कब पढ़नी है और ये वाली किताबें कब कब पढ़नी है? घर में रहते, स्कूल जाते, ज़्यादा दिन तक तो स्कूल जा नहीं पाते, कथा में आ जाते तो स्कूल नहीं जा पाते। जब घर में रहते हैं तो समय निकालते, टाइम मैनेजमेंट करते, कितने घंटे स्कूल की पढ़ाई करनी है, इतने घंटे कथा को पढ़ना है, तो टाइम निकालते, मैनेजमेंट रात्रि में भी पढ़ते हैं, 9-10 बजे तक है। अच्छा, ऐसा भी होता होगा क्लास में जब आप जाती होंगी तो पता चला आपके क्लासमेट ही सेल्फी लेने आ जाते हो आपके साथ कि सेल्फी खिंचानी है? स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है। स्कूल में मोबाइल अलाउड नहीं है? अच्छा, टीचर्स का क्या रिएक्शन होता है? जिस बच्ची को वो पढ़ा रहे हैं, वो बच्ची क्षेत्र भर में धूम मचा रही हो, आगे और जगह धूम मचाएगी। टीचर भी बहुत प्रसन्न होते हैं, लगता है कि देखो तो हम इन्हें पढ़ा रहे हैं, तो कहीं जाएंगे मिलेंगी तो हम कहेंगे तो ये हमारी बच्ची है, हम पढ़ाते हैं इन्हें, प्रसन्न होते हैं बहुत। बढ़िया। अच्छा, प्रियांशी किशोरी का जो बुंदेलखंड की आपकी तरह ही बहनें हैं, आपकी सहेली भी होंगी, तो बुंदेलखंड में ज़्यादातर जो माता पिता होते हैं बच्चियों को पढ़ाते नहीं हैं, तो क्या आप अपनी कथा के माध्यम से कभी ये कहती हैं, या कोई आपसे मिला उसे सलाह देती हैं कि जैसे आप अपने लड़कों को पढ़ा रहे हैं वैसे आप अपनी लड़कियों को भी पढ़ाइए? तो हर कथा में नारा लगाते, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस बात की तालियां फिर से हो। रात में ही मैंने भजन सुना है और मैं वहां नीचे बैठ के आपको सुन रहा था, तो ये बहुत अच्छी बात है जो आप जागरूक कर रही हैं लोगों को। अच्छा, एक चीज और बताइएगा, आपने, जब मैं ऑफ कैमरा था आपसे बहुत सारी वार्ता हुई है, तो आपने कल्पवास का जिक्र किया है, तो क्या वो कल्पवास होता है और कहाँ कहाँ कब क्या करती हैं आप? कल्पवास प्रयागराज में हम लोग जाते हैं,
माघ मेले में। हम्म, माघ मेले में जाते हैं तो वहाँ पर झोपड़ी बना करके खाड़े चलते, साधु महात्माओं के भंडारे चलते हैं, जो गरीब लोग होते ब्राह्मण होते हैं उन्हें भोजन कराते हैं। गंगा मैया के किनारे भजन संकीर्तन होते, स्नान चलते हैं। और कल्पवास के कहते जो कल्पवास करते हैं महत्वपूर्ण, कि ना किसी के घर का कुछ खा सकते हैं ना ले सकते हैं, अपना खुद का परिश्रम करते हैं। अच्छा, तो क्या परिश्रम, जैसे घर से आपने जो अपनी कथा के थ्रू अर्जित किया जो, वो लेके जाना, या वहां पर भी लोगों कथा कहना, वहां से जो अर्जित हुआ उसको दान करना? कथा में जो अर्जित होता है मिलता है तो वही लेकर के जाते हैं, गरीब लोगों को खिलाते हैं, मन को शांति मिलती है, अच्छा लगता है। गंगा मैया के किनारे रहते हैं, उनकी शरण में रहते हैं गोद में 1 महीने। बढ़िया। अच्छा, ये बताइए, आपको बनाने में, जैसे आपने बताया था मैं कि 2 साल पहले हमने कथा शुरुआत की थी, तो बनाने में सबसे ज्यादा हाथ किसका है, कितना संघर्ष होता है? क्योंकि जो नींव होती है वो हमें दिखती नहीं है, लेकिन जो पेड़ होता है या फिर जो बड़ा मकान होता है वो हमें दिख जाता है। तो किसको आप मानती हैं? सबका है, परिवार वालों का सबसे ज्यादा है, मेरे मम्मी पापा हैं। कौन कौन है परिवार के बारे में थोड़ा बताइएगा। परिवार में मम्मी है, दीदी है, भैया है, छोटी सिस्टर है, दादा दादी पापा हैं। बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है जब कोई अपनी शुरुआत करता है, मुझे ऐसा लगता है प्रियांशी जो हैं अभी उनकी शुरुआत है, और जब कोई शुरुआत करता है तो उनके जीवन के बारे में हम जितना जान सके उतना जान ले, क्योंकि हो सकता है भविष्य में जब इनका कद और बड़ा हो, ये क्षेत्र भर में जानी जाए, पूरे प्रदेश भर में जानी जाए, तो हो सकता है यही इंटरव्यू बार बार ओपन हो। तो हम इसी वजह से सब कुछ आपके बारे में जान लेना चाह रहे हैं। अच्छा, सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना पसंद है आपको? फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है पसंदीदा आपका? सब्जेक्ट तो ऐसे हिंदी भी पढ़ते हैं, संस्कृत भी पढ़ते हैं। आपको सब्जेक्ट ऐसे है जो पसंद नहीं है, पढ़ना तो सब पढ़ता है, स्कूल जाते हैं तो। बढ़िया, पास होना है तो सब चीजें और पढ़नी क्या? है। कोई पसंद है जिसे देखती हो आप, मोबाइल पे देखती हो, यूट्यूब वगैरह पे देखती हो, जो कथावाचक हो, मतलब जिन्हें देख के आपको लगा कि मुझे ऐसे बनना है? हाँ, कथावाचक में तो जितने भी कथावाचक है सभी को सुनते हैं। जैसे किताबें होती है, कहते हर किताब पढ़नी चाहिए, तो कथावाचक है सभी को सुनते, जय किशोरी, अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन, पाराशर जी, सबको सुनते हैं। बट एक चीज और है, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं, मान लो आप कक्षा 8 में अभी पढ़ रही हैं, तो बहुत सारे बच्चे होते हैं उन्हें का खा गा, छोटे होते हैं का खा गया याद नहीं होता है, और बड़े होते हैं तो उन्हें सब्जेक्ट ही याद नहीं होता है। आप ऐसा क्या खाती हैं जो बहुत अच्छे से सब चीजें याद कर लेती हैं आप? अब खाते क्या, जो सब लोग खाते वही सब खाते, हरी सब्जियां हैं, जो घर में बनता है वही खाते। बड़ी मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि प्रियांशी जी के नखरे हो कि मैं कथा करती हूँ अब तो मुझे केवल गाजर का हलवा चाहिए, नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। सामान्य भोजन जो सब लोग खाते हैं वो आपको भी खाना है। अच्छा, दिनचर्या के बारे में बताइए, क्या आदतें हैं आपकी, हैबिट क्या है, कितने समय उठना है, जब कथा करने जाती है तब क्या शेड्यूलिंग होती है, जब घर पे होती है तब क्या होता है? घर में रहते हैं तो घर में स्कूल भी जाना पड़ता है, 4:30-5 के समथिंग जागते हैं, नित्य क्रियाएं से मम्मी के साथ थोड़ा हाथ बटाते हैं, स्कूल जाते, स्कूल से आकर के पढ़ाई करते हैं, फिर मम्मी के साथ घर के कार्यों में हाथ बटाते हैं। मतलब रोटी बनाना ये सब आता है? हाँ, आता है। कंडे पाथना आता है? और सीखा है कि घर में कंडे तो पत्ते होंगे? हाँ। तो वो सीखे हैं कभी? हाँ, मम्मी कभी कभी कहती हैं। मतलब अभी तक पाथना नहीं आता है कंडे, लेकिन बात लेती हैं। चलो बड़े, इनके लिए तालियां हो जाए। ये कथा भी कर रही हैं, साथ में अपनी जो मम्मी है उनके हाथ भी बटा रही हैं, और भी कुछ काम हो जो बहुत अच्छा आता हो आपको? घर में तो जो चलते काम सब आते हैं। हर एक काम कर लेती हैं। पापा ऐसा तो नहीं है कि झाड़ू सुबह से जब कथा आ गई, कथा करना है, बाद में घर पे जाके प्रियांशी ये झाड़ू है झाड़ू लगाओ, नहीं करते हैं ये? नहीं, मम्मी कहती है तो कहती करो तो करो, नहीं करना है तो ये पढ़ो, लेकिन बैठो नहीं। बढ़िया। जैसे हमने ऑफलाइन भी आपसे भी जब ऑफ वार्ता कर रहे थे, मैं आपसे सवाल पूछा था कि मान लो प्रियांशी अभी बहुत तेज दिमाग है उनका, अभी 8 में है, 12 में जाएंगी, मान लो 12 टॉप कर लिया, उसके ग्रेजुएशन टॉप कर लिया, उसके बाद यूपीएससी के मान लो एग्जाम दिया, मन हुआ, तो डीएम बनना पसंद करेंगे या कथावाचक बनना पसंद करेंगे? जो कर रहे हैं वही पसंद करेंगे, यही लक्ष्य है हमारा। तालियां बजे इनके लिए एक बार फिर से। और जो बच्चे खासतौर पर इनकी उम्र के देख रहे हैं, नीचे से भी लोग खड़े, वहां भी कैमरा घुमाइएगा, वो भी प्रियांशी जी को सुनकर तालियां बजा रहे हैं। तो जो बच्चे हैं उनको एक बात यहाँ बहुत गहरी है कि हमें जो लक्ष्य है वो अपना निर्धारित करना चाहिए। 14 साल की उम्र में प्रियांशी ने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है कि भले ही डीएम की कुर्सी मिल जाए, बल्कि ये भी कह सकती थी कि मैं डीएम बन जाऊंगी, साथ में कथावाचक भी बनी रहूंगी, कथा भी करती रहूंगी, लेकिन इन्होंने ये नहीं कहा। मतलब इनका लक्ष्य निर्धारित है कि इन्हें कथावाचक ही बनना है। अच्छा, और कुछ जो अपने आगे माता पिता उन्हें कुछ सलाह देना चाहें आप, या श्रोता आए हों जो बहुत डिस्टर्ब करते हो बीच बीच में, पता चला कुछ कह रही हैं आप, जहाँ ताली बजानी वहाँ तालियां नहीं बजाते हैं, और जहाँ बजानी चाहिए वहाँ नहीं बजाते हैं?
हाँ, श्रोता कुछ लोग आते बीच में डिस्टर्ब करने लगते हैं। तो उनसे यही निवेदन है कि जब भगवान के यहाँ आते, भगवान के द्वार पर आते हैं, कथा सुनने के लिए पंडाल में आते हैं, तो कहते हैं कि यही सरावत बड़ी कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। क्या बात, तालियां बजा दीजिए यार, बहुत भगवान बहुत की तरफ पर आने में बड़ी कठिनाई रहती है। तो जब कथा में आए हैं समय निकाल करके, तो उनसे तो यही निवेदन है कि जितना भी समय मिले भगवान का भजन करना चाहिए, संकीर्तन करना चाहिए, भगवान में मन रहे, भगवान में मगन रहे। और जो सहेलियां हैं, जो आपकी उम्र की बेटियां हैं, उन्हें क्या सलाह देंगी आप? उन्हें भी जो लोग मानते हैं तो उनसे कहते हैं कि चलो भगवान की भक्ति करनी चाहिए। स्कूल में एक फ्रेंड है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हम भगवान को नहीं मानते। जो लोग पढ़ लिख जाते हैं कहते प्रकृति है, साइंस को मानते हैं। तो जो लोग मानते हैं कहते कुछ लोगों को समझाओ भी तब भी समझ में नहीं आता है। तो जो मानते हैं उनसे तो यही कहते हैं कि भगवान के भजन करो, जितना समय, ज़्यादा तो नहीं है, व्यस्त जीवन है, कि जितना हो सके भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बस यही प्रचार करते हैं कि भगवान के भक्त बने, भगवान के भक्त बने। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब जाके क्या करने वाली हैं? अब आपका यहाँ पर कथा खत्म हो गई है, अब क्या होगा? घर पे क्या शेड्यूलिंग होगी? क्या 2 दिन आराम से सोएंगी? 2 दिन तो नहीं सोएंगे, हाँ। 1 दिन पक्का सोएंगे। 1 दिन पक्का सोएंगे क्योंकि 2 बज जाते हैं यहाँ पर कथा में, तो नींद पूरी नहीं हो पाती। बढ़िया। तो ये प्रियांशी हैं और बहुत कमाल की कथावाचक हैं। महोबा जिले के भरवारा में ही आई थी। हमने हर प्रकार के सवाल इनसे पूछे हैं। उम्र इनकी बड़ी कम है अभी, और मुझे उम्मीद है कि ज्यों ज्यों ये आगे बढ़ती जाएंगी, अपने उम्र के पड़ाव पार करती जाएंगी, त्यों त्यों ही अपनी ज़िंदगी में भी आगे बढ़ती जाएंगी। आज ये बुंदेलखंड में है और कल और जगहों पर जाएंगी। हाँ, एक और सवाल है आपसे, और कहाँ कहाँ आपने कथा की है और कितनी कथाएं अब तक कर चुकी हैं? कथा 2 वर्ष में 27-28 कथाएं हो चुकी हैं, और दिल्ली, प्रयागराज, यहाँ तक कथा कर चुके हैं। सब जगह कथाएं कर चुके हैं। मान लीजिए आपको कोई बहुत, मान लो इंटरव्यू कोई देख रहा है आपका और बहुत पसंद आपकी आवाज़ उन्हें आती है, आपके विचार आते हैं, तो कैसे आपको बुला सकते हैं वो? कॉल करके बुला सकते हैं। तो अपने पिताजी का नंबर एक बार बता दीजिएगा आप। 9696252289। बिल्कुल। तो जितने लोग इन्हें देख रहे हैं और जो इच्छुक हैं भागवत कराने के, तो आप इन्हें संपर्क कर सकते हैं और इनकी बाड़ी का आप भी आनंद उठा सकते हैं। 7 दिन आपको पता नहीं चलेंगे कब निकल गए हैं। और प्रियांशी जी के पिताजी भी यहाँ पर बैठे हैं, और यहाँ पर बंसीधर राजपूत जी भी हैं, जिन्होंने ये कथा ऑर्गेनाइज कराई है, जो यहाँ के पारीक्षित कहते हैं। प्रियांशी जी क्या कहते हैं? परीक्षित कहते हैं। पारीक्षित कहते हैं। अच्छा, एक प्रसंग और हो जाए, या कोई गीत गुनगुना दीजिए आप, फिर एक कोई कथा का हल्का सा प्रसंग हो जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है समय भी ज़्यादा हो रहा है, आपकी गाड़ी भी तैयार खड़ी है, निकलना भी है। तो पहले कुछ एक हल्का सा गीत हो जाए, फिर एक प्रसंग हो जाए, फिर आपको इजाज़त है कि आप जा सकती हैं। जी। एक गीत हो जाए, कोई हल्की लाइनें गुनगुना दी। एक बार तालियां बजा दीजिए सब लोग फिर से। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम श्याम श्यामा राधे राधे। क्या बात है, तालियां बजा दीजिए एक बार। अच्छा, कोई हल्का सा प्रसंग हो जो जल्दी जल्दी सुनाना चाहें आप? हल्का प्रसंग कहते हम आपको राम नाम की महिमा सुनाते हैं, क्योंकि कहते ज़्यादातर यही बताते हैं भगवान की कथाओं में कि भगवान का नाम उच्चारण करो, भगवान के नाम से ही उद्धार होने वाला है। तो एक बार क्या हुआ, 2 भाई थे। एक भाई तो बड़ा ही भगवान का भक्त था, दूसरा बड़ा ही नास्तिक था, पूजा पाठ नहीं करता। तो एक बार जो भगवान का भक्त था भाई, उसके घर साधु संत आते हैं। तो उसी समय दूसरा भाई आ जाता शराब पी करके, साधु संतों को देखता है तो गालियाँ देने लगता है, बुरा भला कहने लगता है। तो साधु संत पूछते हैं ये कौन है, तो बताते कि हमारे भैया हैं, बस संगत में बिगड़ गए इसीलिए।
तो साधु संत सोचते चलो इनके घर भोजन किया है तो इनका उद्धार किया जाए। तो जो दूसरे भाई थे शराब पी करके आए तो उसके पास साधु संत जाते हैं और उनसे कहते हैं कि राम नाम बोलो। तो इतने पाप किए थे, आपने वाल्मीकि का प्रसंग सुना होगा वाल्मीकि जी का, कि उनके मुख से राम नाम नहीं निकल रहा था, तो बोल नहीं रहे थे। लेकिन क्या होगा इससे, पहले एक बार हमारे कहने पे बोलिए तो जो साधु संतों के कहने पर एक बार राम नाम बोलते हैं तो साधु संत इतना कहते हैं कि इसका कभी मोल नहीं लेना, मूल्य। फिर मृत्यु होती है, यमराज के यहाँ जाते हैं हम लोग, जाते तो देखा जाता है कितने पुण्य की कितने पाप किए हैं। तो देखते हैं कि जीवन भर पाप ही पाप किए, लेकिन एक बार राम का नाम लिया है। तो यमराज जी पूछते हैं कि आप इस राम नाम के बदले क्या लेना चाहेंगे। तो उन्हें याद आता है कि जो साधु महात्मा आए थे उन्होंने कहा था कि कभी मोल नहीं लेना। तो पूछते हैं कि ये बताओ पहले राम नाम का मूल्य क्या है, इसके बदले क्या दे सकते हो आप हमें। तो जैसे ही यमराज जी ऐसा सुनते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि हमें तो पता ही नहीं भगवान के नाम का मूल्य क्या है। तो कहते चलो ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी को जरूर मालूम होगा। तो साथ में जो जीवात्मा थे उसे को भी ले जाते हैं, ब्रह्मा जी के पास पहुँचते सारी बात बताते हैं। तो ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि महाराज आपने तो सृष्टि का निर्माण किया है, आपको तो पता ही होगा कि राम नाम का मूल्य क्या है। तो ब्रह्मा जी सुनते तो कहते हैं मुझे भी नहीं पता है राम नाम का मूल्य। स्वयं राम का नाम जपते ब्रह्मा जी कहते मैं कैसे बता सकता हूँ भगवान का मूल्य। तो कहते जो दिन रात भगवान का नाम जपते हैं भोले बाबा को जरूर मालूम होगा। तो सभी भोले बाबा के पास जाते, साथ में ब्रह्मा जी भी चल देते हैं। तो भोले बाबा के पास पहुँचते कहते महाराज आप तो दिन रात राम नाम को गुणगाते रहते हैं, गुणगान करते हैं, तो आपको तो मालूम होगा राम नाम का मूल्य क्या है। तो भोले बाबा कहते भले ही मैं गाता हूँ लेकिन आज तक मैंने ये चेष्टा नहीं कि इसके बदले क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे भी नहीं पता है इसका मूल्य क्या है। तो कहते अभी क्या किया जाए। तो कह लगे जिसका नाम है उसी के पास जाते हैं। तो जीवात्मा थे तो कह लगे हम नहीं जाएंगे, तो थक गए हैं, हमें नहीं जाना, बार बार देना हो तो दो, नहीं तो जा रहे हम तो नरक में। कहने लगे ऐसे कैसे, पुण्य किया है तो फल तो देना ही पड़ेगा। तो कहते चलो तुम्हें पालकी में लेकर के चलते हैं। तो एक तरफ ब्रह्मा जी भोले बाबा यमराज जी पालकी बैठा लेते, उठा के चल पड़ते हैं। अब तो पहुँचे अयोध्या राम जी के यहाँ। अब जैसे ही अयोध्या वासियों ने देखा कि देखो तो कोई लगता है बहुत बड़े संत आ रहे हैं, जिनकी पालकी से हम भोले बाबा उठाए हैं, ब्रह्मा जी उठाए हैं। तो तैयारियाँ चलने लगी स्वागत सत्कार की। राम जी के पास पहुँचते हैं, जैसे ही पालकी से निकलते देखते हैं तो साधारण मनुष्य हैं। राम जी के पास जाते हैं, राम जी से पूछते हैं कि प्रभु ये राम नाम का मूल्य पूछ रहा है, क्या मूल्य है। प्रभु किसी ने नहीं बता पाया, कम से कम आप बता दीजिए, आपका तो नाम है। तो राम जी कहते हैं कि इससे बढ़ के क्या मूल्य हो सकता है, जिसकी पालकी स्वयं ब्रह्मा जी। तालियां बजा दी इस कहानी पे, बहुत अच्छे। और जिसने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किए हों उसे श्री राम जी के दर्शन हो गए हों, इससे बड़ा मूल्य क्या हो सकता है। बहुत अच्छे, एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए। मैं चाहूंगा एक बार कैमरा फिर से नीचे से लेकर ऊपर तक सबके चेहरों की तरफ घूम जाए। और प्रियांशी जो हैं वो रजौनी पर आगे रहने वाली हैं, रहती चांदो चंदपुरा में है जो महोबा के पास पड़ता है। तो प्रियांशी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बतियाने के लिए। और भी जो माता पिता आपको देख रहे हैं कि अपनी बच्चियों को पढ़ाते जाओ, एक बार फिर से ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे हमारे माध्यम से। हाँ, तो हमारा तो जितने भी माता पिता हैं बच्चों के सभी से निवेदन है कि बच्चों को पढ़ाएं, उनकी जाने कि उनकी रुचि क्या है, जिसमें भी उनकी रुचि हो योगदान दे, बढ़ने के लिए सहयोग करें, बस यही निवेदन है। तो आप सब जनता का राज देख रहे थे, मैं राघवेंद्र राजपूत, धन्यवाद।